अब हम सेल विभव के बारे में जान लेते हैं। जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसके विलयन में डुबाया गया तो यहाँ पर एक विद्युतीय द्विस्तर का निर्माण होता है, क्योंकि धातु जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उस पर निगेटिव चार्ज और जो सॉल्यूशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एक विद्युतीय द्विस्तर का निर्माण हुआ। तो यहाँ धातु एवं विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब हम सेल विभव को परिभाषित कर लेते हैं। किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर को सेल विभव कहते हैं। किसी विद्युत रासायनिक सेल में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें हमने देखा कि दो अर्ध सेल होते हैं। तो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसे सेल विभव के रूप में भी जानते हैं और इसे वोल्ट में दर्शाया जाता है। तो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चूंकि कैथोड राइट हैंड साइड में है तो ई आर माइनस ई एल के रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो उस रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं कि जैसे ई आर ई डी लिखा है, मतलब ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। यहाँ अपचयन हो रहा है राइट हैंड साइड में और जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके अंतर को भी हम दर्शा सकते हैं ई सेल के रूप में। अब यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट, और जो कॉपर है उसके लिए मान होता है प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहाँ गैल्वेनिक सेल के लिए यदि हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। यदि यहाँ पर हम जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता इकाई में ले लें तो ई जीरो के रूप में इसे दर्शाया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई जीरो के रूप में दर्शाया जाता है। यानी विद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है वो 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो यहाँ जो ई की वैल्यू है उसे हम ई जीरो के रूप में, या ई को ई जीरो के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो यहाँ सूत्र है उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ई जीरो सेल इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। तो ई जीरो कैथोड यहाँ पर कॉपर है गैल्वेनिक सेल में, तो कॉपर के लिए है 0.34 माइनस, चूंकि एनोड यहाँ पर जिंक है तो जिंक के लिए जो वैल्यू है माइनस 0.76। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो वैल्यू आती है 1.10 वोल्ट। तो ये गैल्वेनिक सेल के लिए ई जीरो सेल की वैल्यू या इलेक्ट्रोड जो सेल विभव का मान है वो हमें प्राप्त। यहाँ पर हम विद्युत रासायनिक सेल को 3 तरीके से किस तरह से कन्वर्ट करके देख सकते हैं। यदि यहाँ पर एक्सटर्नल कोई बैटरी लगा दिया जाए तो इसकी परिस्थितियाँ कैसे बदलेंगी वो हम देख लेते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें अगर हम बाह्य बैटरी लगा दें तो 3 तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। पहला जो है वो है गैल्वेनिक सेल, दूसरा उसका जो नेचर होगा वो रिवर्सिबल, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कार्य करने लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गैल्वेनिक सेल है, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं सब वही रहेगा, सिर्फ एक एक्सटर्नल बैटरी यदि यहाँ पे लगा दिया जाए तो किस तरह से ये कार्य करेगा। शर्त यहाँ पर है कि जो बाह्य बैटरी लगाया जा रहा है उसके लिए जो वैल्यू है, बाह्य बैटरी की जो क्षमता है वो यहाँ पर सेल की तुलना में कम होगी। तो यहाँ जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई सेल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। तो जो 1.10 वोल्ट है वो है गैल्वेनिक सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। गैल्वेनिक सेल के लिए जो ई सेल है या सेल विभव का मान है या विद्युत वाहक बल का मान है 1.10। तो यदि ई सेल इज लेस देन 1.10 वोल्ट तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो स्वतः होगा, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान है वह ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वह जिंक से कॉपर की तरफ होगा और जो करंट का फ्लो है वो कॉपर से जिंक की तरफ होता है।
यहाँ जो रिएक्शन है इसमें हम देख रहे हैं सेम उसी तरह का प्रोसीजर है जैसा हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा हम देखेंगे कि यदि जो बाह्य बैटरी की क्षमता है वह ई सेल के ही, यहाँ जो ई सेल का मान है वो 1.1 वोल्ट के बराबर ही है, तो यहाँ यह रिवर्सिबल होगा। किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होंगे, ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का करंट फ्लो होगा। तीसरा जो कंडीशन है वो हम देख रहे हैं कि यदि ई सेल का मान 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, यानी बाह्य बैटरी की जो क्षमता है वो सेल विभव से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वह कॉपर से जिंक की तरफ होगा और जो करंट का फ्लो है वह जिंक से कॉपर की तरफ होता है। तो ये जो जिंक है यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करेगा और जो कॉपर है वह यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करेगा। तो जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं एनर्जी की वो कैसी होगी, वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होती है, जैसे गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर ये कंज्यूम होगी। तो ये जो सेल है वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल की तरह यहाँ पर यह कार्य करने लगता है। तो कॉपर यहाँ एनोड हो जाएगा और जिंक यहाँ कैथोड हो जाता है। करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वह कॉपर से जिंक की तरफ होने लगता है। गैल्वेनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। पहला, विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं और उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत से दी जाती है और उसके द्वारा विद्युत रासायनिक परिवर्तन या विद्युत अपघटन होता है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव वाला होता है, कैथोड धन ध्रुव वाला होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव वाला होता है। विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन एवं पात्रों में रखे जाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे जाते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु आवश्यक होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी ज़्यादा क्रियाशील उत्पादों को न मिलने देने के लिए डायफ्राम या सरंध्र रोधक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में के कार्य करने पर मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, तो डेल्टा जी इज लेस देन 0। विद्युत अपघटनी सेल पर कार्य होने से उसकी मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मापन अकेले नहीं कर सकते। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जब हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमें मानना रहता है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर माना जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट में SHE के रूप में भी जाना जाता है, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे NHE के रूप में भी जाना जाता है। इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से ही हम दूसरे धातु के इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट है। इसको आधार मानकर दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को काउंट कर सकते हैं। अब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, तो इसके इलेक्ट्रोड को किस तरह से बनाया गया है वो आप देखिए। जो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक बीकर है जिसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन यानी अम्ल का सॉल्यूशन लिया गया है। 1 मोलर HCl भी ले सकते हैं और 1 मोलर H2SO4 भी ले सकते हैं, अम्ल का विलयन है। तो यहाँ पर कांच की नली उसके अंदर डूबी हुई है जिसमें प्लेटिनम का तार लगा है।
अब इस प्लेटिनम की तार की सहायता से प्लेटिनम की पत्ती जुड़ी हुई है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है। तो ये जो प्लेटिनम ब्लैक है वो यहाँ पर अधिशोषण के लिए सतह प्रदान करता है। अब ये जो पूरा उपकरण है उसको कांच की बेलनाकार जैकेट से घेरा गया है। इसके पार्श्व में साइड में एक जगह है जहाँ से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वह प्लेटिनम की सतह पर किस प्रकार कार्य करता है वो देखिए। प्लेटिनम की सतह पर यहाँ पर अधिशोषण की क्रिया होती है, तो प्रवाहित जो H2 गैस का कुछ अंश है वो प्लेटिनम पर अधिशोषित होगा और शेष जो अंश है वह बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है। तो जो प्लेटिनम की सतह है वहाँ पर हाइड्रोजन यानी H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एक H बनता है, फिर दूसरा एक H+ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, H बनता है। तो इस तरह से H2 बनता है, H2 गैस का निर्माण होता है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे हम कैसे शो कर सकते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका, पहले हम लिखेंगे प्लेटिनम फिर सॉलिड। प्लेटिनम चूँकि धातु है तो वो सॉलिड है, फिर एक छोटी लाइन है, फिर H2 गैस के रूप में हो गई। अब 1 बार, चूँकि H2 गैस को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या 1 बार प्रेशर पर अंदर भेजते हैं तो 1 बार लिखेंगे। फिर डबल लाइन है, इसके बाद H+ है, तो H+ यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, जो HCl है या H2SO4 है उसको शो करता है और उसका हम सांद्रण ले रहे हैं 1 मोलर। चूँकि यहाँ बात हो रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो जो पूरा कंडीशन है, पूरी जो शर्तें हैं वो स्टैंडर्ड होंगी, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पर जो सांद्रण है सॉल्यूशन में वो हम ले रहे हैं 1 मोलर HCl का। तो इस तरह से जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को व्यक्त करेंगे तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं कि H2 से 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह भी कार्य करता है। कैसे? यह समय पड़ने पर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और डिपेंड करता है किस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना इसके द्वारा की जानी है। यदि सामने वाला इलेक्ट्रोड यहाँ पर ऑक्सीडेशन का कार्य करेगा या उस पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिडक्शन होगा इसके अंदर, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर यदि रिडक्शन होगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की तरह या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह भी कार्य कर सकता है, एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। यदि यह एनोड की तरह कार्य करेगा तो इसे हम शो करेंगे कि H2 = 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि यह कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इसी सेल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन = H2। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हमने जाना किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं जो एनोड की तरह कार्य करेगा, और इसकी सहायता से हम कैथोड वाले गुण रखने वाले इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानक अवस्था का अर्थ ये है कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डुबाया गया है और जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए मानक अवस्था में जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उसे यदि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं तो एक सेल का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वह कैथोड की तरह भी कार्य करता है और एनोड की तरह भी कार्य करता है। तो यदि हम यहाँ पर SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कैसे करना है, कि किस प्रकार से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सहायक होता है किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने में। यहाँ पर हम एक उदाहरण जिंक के लिए ले लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है।
तो मानक अवस्था में जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसको 1 मोलर जिंक सल्फेट में डुबाया गया है, तो ये एक अर्ध सेल बन गया। यहाँ पर जिंक के लिए इलेक्ट्रोड विभव हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, E0 का मान होता है, वो 0.00 वोल्ट होता है। ये हम पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड के लिए हमें इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है उसका एक अर्ध सेल बन जाता है, और SHE या जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका एक अर्ध सेल बना लेते हैं, और दोनों ही अर्ध सेलों को वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ लेते हैं, और लवण सेतु यहाँ पर दोनों सेल के मध्य संपर्क या विद्युतीय संपर्क को बनाने का कार्य करता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखने का कार्य करता है। तो यहाँ पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो गया। जिस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसके साथ हम SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर एक पूर्ण सेल का निर्माण कर लेते हैं। दोनों हाफ सेल, एक हाफ सेल में ऑक्सीकरण होगा और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होगा या अपचयन की क्रिया होगी। तो जैसे ही दोनों सेलों को जोड़ा जाता है यहाँ पर वोल्ट मीटर की सहायता से, तो ये पाया गया कि वोल्ट मीटर में जो विक्षेप है वो 0.76 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर विक्षेप हुआ तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, तो जिंक यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करेगा और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य कर रहे हैं। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इसी तरह से 2H+ जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर अपचयन का कार्य हो रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन = H2। तो यहाँ जिंक में ऑक्सीकरण हुआ और हाइड्रोजन में अपचयन की क्रिया हुई। तो इस प्रकार जब हम दोनों सेलों को जोड़ते हैं, दोनों सेलों को जोड़ने के बाद जो विक्षेप प्राप्त हुआ है वोल्टमीटर में वो है 0.76 का विक्षेप है। तो ये जब हम सूत्र में मान रखेंगे EMF निकालने के लिए, तो E0 सेल = E0 कैथोड - E0 एनोड। तो जो E0 सेल है यानी सेल का जो विक्षेप है वो हमें प्राप्त हुआ 0.76 = E0 कैथोड - E0 एनोड। तो कैथोड यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, E0 H+ / H2 - E0 जिंक 2+ बाई जिंक। तो यहाँ जो कंप्लीट विक्षेप है वो 0.76 है, इक्वल टू यहाँ हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन यहाँ कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, तो 0.00 माइनस E0 जिंक के लिए। E0 यहाँ पर जिंक के लिए प्राप्त हुआ -0.76 वोल्ट। तो इस तरह हमने देखा कि जिंक के लिए कैसे SHE की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव की गणना हो सकती है। जिंक यहाँ पर एनोड है और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ कैथोड की तरह कार्य करता है। अब हम ऐसा उदाहरण लेंगे जहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉपर रॉड को यदि कॉपर सल्फेट में डुबाया गया और इसका एक अर्ध सेल बना दिए, दूसरी तरफ जो SHE है वो एक अर्ध सेल है, सभी मानक अवस्थाओं में ही कार्य करेंगे, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार प्रेशर। तो यहाँ पर कॉपर को SHE के साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ जो SHE है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करेगा और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो यहाँ कैथोड की तरह कार्य करेगा, अर्थात उसमें अपचयन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जब दोनों ही अर्ध सेलों को फिर से हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं और एक लव की सहायता से दोनों सेलों के मध्य जो विद्युतीय संपर्क है उसको बनाए रखने के लिए इसे जोड़ देते हैं, तो एक कंप्लीट विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। तो जैसे ही यहाँ पर क्रिया शुरू होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये देखा जाता है कि जो विक्षेप है वोल्ट मीटर में वो हमें प्राप्त होता है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ जब हम सूत्र लिखते हैं तो E0 सेल
इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कंप्लीट सेल के लिए यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में विक्षेप है वो प्राप्त हुआ है 0.34 इक्वल टू, यहाँ जब हम E0 कैथोड, कैथोड यहाँ पर कॉपर वाला है, तो E0 कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर माइनस E0 यहाँ पर जो एनोड है वो यहाँ पर हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का जो एनोड है उसको हम किस तरह से शो करेंगे, H2 अपॉन H प्लस, इस तरह से हम इसे शो करेंगे। तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो कंप्लीट विक्षेप है वोल्ट मीटर में वो 0.34 प्राप्त हुआ। तो रिएक्शन इसमें, अगर अर्ध सेलों का रिएक्शन हम देखें तो कैसे होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कर रहा है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। तो जो रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जो हम रिएक्शन लिखेंगे H2 इक्वल टू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को जो कॉपर 2 प्लस है वो ग्रहण करता है, यानी कॉपर यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर प्राप्त हुआ, तो कैथोड की क्रिया हो रही, कैथोड पर अपचयन की क्रिया हुई कॉपर पर। तो इस तरह से जब हम इसे नेट सेल रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन ये लिखा जाएगा कॉपर 2 प्लस प्लस H2 इक्वल टू कॉपर प्लस 2H प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम काट देंगे क्योंकि वो दोनों कंप्लीट सेल बन गया। दोनों के लिए, दोनों अर्ध सेलों के रिएक्शंस को जोड़कर हम नेट सेल अभिक्रिया को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंप्लीट सेल में जो विक्षेप है वो 0.34 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जब हम सूत्र में रखते हैं इस मान को तो 0.34 बराबर, यहाँ पर देखिए E0 कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर, और यहाँ जो E0 एनोड है, एनोड यहाँ पर हाइड्रोजन का है तो वो 0.00 मान है उसका। तो यहाँ जब हम वैल्यू देखेंगे E0 कॉपर के लिए तो E0 कॉपर 2 प्लस अपॉन कॉपर इक्वल टू प्राप्त होता है 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से जो कॉपर है वो कैथोड की तरह कार्य किया SHE के साथ जोड़ने पर। तो इस प्रकार SHE की सहायता से हम किसी ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं जो यहाँ पर कैथोड की तरह कार्य करे, और ऐसे इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव की गणना भी कर सकते हैं जो कि SHE के साथ जोड़ने के बाद एनोड की तरह कार्य करता है।